था आपका जीके लाइव पाठशाला में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए जो है आपका यूथ कंपटीशन की बुक कवर किया जा रहा है। इसमें हम लोग इतिहास के 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम लोग संविधान शुरू कर रहे हैं। इसमें जो है पूरा संवैधानिक विकास से लेकर जो है मौलिक अधिकार तक लगभग इसमें क्वेश्चन कवर होंगे। तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। दिया गया आपका निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। यहाँ सही हो जाएगा आपका जो है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र इसमें नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इससे क्या दिया गया है। दिए गए विकल्पों में अर्थ संघीय संरचना, शक्तियों का पृथक्करण तथा भारतीय संविधान का जो है का लिखित होना और संविधान का सर्वोच्च होना भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, न कि भारत में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, अतः विकल्प बी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है ना, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उद्देश्य प्रस्ताविका जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, व्याख्या देखते हैं इसकी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। बी.आर. अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा बी.एन. राव जो थे ये आपके संवैधानिक सलाहकार की भूमिका निभाए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का क्षेत्र स्वरूप है। देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका जो है सहकारी संवाद। ठीक है ना, सहकारी संघवाद, इसका ऑप्शन ए सही। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का क्षेत्र श्रेष्ठ रूप स्वरूप सहकारी संघवाद है। जी ऑस्टिन नाम जो है नाम याद रखिएगा। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर के अनुसार भारत एक जो है अर्धसंघीय है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन की अगर बात की जाए तो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम अधिवेशन। ठीक है ना, याद रखिएगा 9 दिसंबर, दो दिन के अंतर पे हुआ था। पहला 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरा 11 दिसंबर को हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखते हैं यहाँ पर व्याख्या। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसे अस्थायी जो है अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध कौन रखे गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष रखे गए थे। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1944 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र जो है प्रसाद को निर्विरोध, देखिए इनके विरोध में कोई नहीं आया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया गया था। संविधान सभा में कुल कितने 12 अधिवेशन कुल में। ठीक है ना, 12वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से जो है लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है। तो संघवाद की अगर बात की जाए तो यह लिया गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, कनाडा से लिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन बी से हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों लिए गए उपबंध। ठीक है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। ठीक है ना, यहीं अगर यूएसए की बात की जाए तो यहाँ से मूल अधिकार लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी यहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद ये भी यूएसए से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, यानी जो है इन पर जो महाभियोग चलाया जाता है, ये भी आपके यूएसए से लिया गया है। यहीं ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो सबसे फेमस क्वेश्चन है समवर्ती सूची, बहुत बार पूछा जाता है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अगर बात की जाए तो ये भी आपके जो है लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांडफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो मांडफोर्ड जो है सुधारों की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इसकी जो है महत्वपूर्ण व्यवस्था ऑप्शन सी से होगा, केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वय शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया था जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टफोर्ड सुधार या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। जो है 1919 का जो अधिनियम था इसी ही मॉन्टेगू जो है चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, देखते हैं आगे।
इसमें क्या क्या की गई थी, सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। जो भी विषय थे उसमें जो केंद्र सरकार था उसमें और जो है प्रांतीय जो सरकारें थी इनके बीच जो है बंटवारा कर दिया गया था। द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। तो पूछा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई थी, तो जो है 1919 के अधिनियम के तहत। द्वैध शासन का सिद्धांत लियोनल कार्टियस के नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, इस बात को भी देखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया आपका संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। तो अगर पारित करने की बात की जाए तो इसे पारित किया गया था आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को यही अंगीकृत किया गया था और यही पारित भी किया गया था। ठीक है, देखते हैं व्याख्या इसकी। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभु संपन्न जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान सभा जो है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। ठीक है ना, और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान निर्माता कहा जाता है। ये संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी मसौदा जो तैयार किया गया था इसके जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल ध्यान रखिएगा 395 अनुच्छेद और पहले 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जब संविधान का निर्माण हुआ था तो इसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो इसमें जो है आपकी 8 अनुसूचियां तब थी। अगला क्वेश्चन है आपका 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे जो है कार्यकारी परिषद के जो है उपाध्यक्ष थे। देखते हैं, भारतीय अंतरिम सरकार गठन 2 दिसंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है ना, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वह आपके गृह मामले और सूचना प्रसारण मंत्री थे। रक्षा मंत्री जी की बात की जाए तो आपके बलदेव जी सिंह थे और श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम जी थे और रेलवे परिवहन की मंत्री की बात की जाए तो आपके आसिफ अली जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। तो गृह मंत्री की अभी बात आती है, सही जवाब हो जाएगा आपका जो है प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे गृह मंत्री। ठीक है ना, यही जो है सबका जो है दिया गया है मंत्रिमंडल। देख लेते हैं, प्रथम की अगर बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपके गृह मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, मोरारजी देसाई आपका प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो कि चौथे प्रधानमंत्री थे। ठीक ना, और गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे और भारत के जो है चौथे गृह मंत्री थे गोविंद जो है बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में देखिए लिखा गया आपका इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,17,369 शब्द कुल हैं, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है। तो भारतीय संविधान में कुल इतने शब्द बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान लिखा गया था। तो भारत का संविधान लिखने में कुल कितने समय लगे थे, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। आपको पता है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष हो गया, 11 महीने हो गया और 18 दिन जो है कुल लगे थे। तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम जो है यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में, यही सही। ठीक है, ये चीज दिया गया है व्याख्या में भी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को माना गया है। तो भारतीय संविधान को जो है माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक जो है भारतीय संविधान को माना गया। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या में वही चीज दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ठीक है ना, तो आपको पता है लिखित जो है संविधान है ही, और जो है यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है यह एकल है, ये भी सही है। चौथा है इसमें राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये आपका नहीं है, क्योंकि जो है इसके परामर्श से संशोधित नहीं किया जाता। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से
डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में भाग 20 में, ध्यान रखिएगा, भाग 20 में जो है अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन कौन से भाग में है? भाग 20 में है। अनुच्छेद पूछा जाता तो अनुच्छेद 368 में है। ठीक है ना। भारत में संविधान संशोधन के लिए भारतीय संसद से विभिन्न अन्य संवैधानिक निकाय या जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। यानी अगर आप संविधान में संशोधन करते हैं तो आपको भारतीय संविधान के अनुसार ही करना पड़ेगा, बाकी किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, संसद के द्वारा ही। भारत में संविधान संशोधन का कार्य केवल भारत की संसद करती है। ठीक है ना, यानी दूसरा किसी राज्य का इस पे जो अधिकार नहीं होता है। संविधान में संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है ना, किसी भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं, जो है संसद में पारित होने के बाद ही वह विधेयक संसद के दूसरे सदन में, जिस सदन में पारित होगा जो है पेश किया जाएगा, उसमें पारित होने के बाद दूसरे सदन में 2/3 यानी 2/3 बहुमत से उसी रूप में पारित होना चाहिए। ठीक है ना, सभी सदस्यों की उपस्थित या अनुपस्थित का साधारण बहुमत होना चाहिए। ठीक है ना, जो है साधारण बहुमत यानी 1/10 सदस्य होने चाहिए। इसके बाद विशिष्ट संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। आगे देते हैं, इस प्रकार संविधान को राज्य के राज्यपाल, संसदों व विधायकों के परामर्श से संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो है प्रस्तावित किया? तो संविधान सभा का जो है सुझाव सबसे पहले प्रस्तावित किए थे M.N. राय। ठीक है ना, कौन किए थे? M.N. राय किए थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार सबसे पहले M.N. राय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार को लिनलिथगो, ध्यान रखिएगा, लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार यानी निश्चित आश्वासन नहीं की बात की गई। लिनलिथगो क्या कहा था, जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में जो है ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को लेकर जो है स्वीकार किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव में ही इस बात को की गई थी कि संविधान सभा बनेगा। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसके बाद कब आया था? जो है कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, कि तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में जो है अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो उपसमिति की अल्पसंख्यकों के उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, H.C. मुखर्जी थे। ठीक है ना, H.C. मुखर्जी थे। देखते हैं, H.C. मुखर्जी जो है संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष थे। यह मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, यह मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी जी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 7 सदस्यों में से एक थे। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं पट्टाभी सीतारमैया जो है संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं M. मुंशी जो है यह संविधान सभा में आर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के जो है ये भी अध्यक्ष थे। यह यहाँ पर सबका विभाग दिया गया था, उसे भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका, भारत का संविधान सभा द्वारा जो है को लागू अपनाया गया, यानी कब लागू किया गया, अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन अपनाया कब गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत हुआ था, लेकिन अपनाया जो है लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी व्याख्या जो है पहले हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? ये भी क्वेश्चन है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं कहीं 12 ऑप्शन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर असली में देखा जाए तो इसमें जो है कुल 15 महिला सदस्य थे। ठीक है ना, 15 महिला सदस्य। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखें। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो है 15 थी।
भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से प्रारंभ हुआ था और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये भी सन पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। तो यह व्याख्या हम लोग पहले देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की अगर बात की जाए तो ये थे आपके जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो है इसके चेयरमैन थे, ठीक है। देखते हैं व्याख्या। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था, ठीक है ना। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। अब देखिएगा प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे। तो आ जाते हैं पहले नंबर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये आपके अध्यक्ष थे। उसके बाद गोपाल स्वामी अयंकर जी थे। फिर आते हैं आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर KM मुंशी जी थे, फिर हैयत मोहम्मद सदुल्ला थे। उसके बाद MN राव जो है M माधव राव जी थे, BL के मित्र के स्थान पे आए थे। उसके बाद TT कृष्ण कुमारी थे जो है कृष्णाचारी थे। इन्होंने वर्ष 1949 में डॉक्टर P खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी, ठीक है ना। P खेतान की मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह पर ये आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से जो है उदारता, समानता और भातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है, ठीक है ना। तो यह कथन है आपका ऑप्शन ए से होगा खंडर भीमराव अंबेडकर जी का यह आपका कथन, ठीक है ना। तो व्याख्या में भी वही क्लियर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रारूप खत्म होता है। अब आप यहाँ से जो है अनुच्छेद से क्वेश्चन बनेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र से जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है आपका, उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नए राज्य जो है कब अस्तित्व में आया था। तो पूछने का मतलब है उत्तराखंड कब बना था। सही जवाब हो जाएगा आपका 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड अस्तित्व में जो है आया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है जिसका गठन जो है आपका 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वें राज्य के रूप में किया गया था। जो है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को झारखंड के जो है स्थापना की छत्तीसगढ़ से अलग होकर। उसके बाद जो है 15 नवंबर 2000 को हुई, ठीक है ना। यानी झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपका, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात की जाए तो यह किया गया था आपका ऑप्शन यहाँ से डी से होगा 1956 में, ठीक है ना। भाषा के आधार पर जो है बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग किसके लिए बना था। तो अलीगढ़ जो है फजल अली की अध्यक्षता में। अन्य सदस्य कौन कौन थे इसमें, आपके एक हृदयनाथ कुंजरू थे तथा दूसरा था M पडिक्कर जी थे, ठीक है ना। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का जो है वर्ष कब हुआ था, 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों 3 जो है राज्य क्षेत्रों का यानी संघ क्षेत्रों का गठन का सुझाव दिया था। 16 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्र जो है इन्होंने कहे थे, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित जो है क्षेत्रों का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा को कब भारत
के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है मिला था सन 1972 में, ठीक है ना। 1972 में त्रिपुरा जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त। देखते हैं, त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश के तीसरा सबसे छोटा राज्य है, ठीक है ना। त्रिपुरा तीसरा सबसे छोटा राज्य है जो है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 को केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1950 को पूर्ण राज्य का बन गया था, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है भारतीय संविधान में, ठीक है ना। बाकी ब्रिटेन के संसद से कुछ न कुछ लिया गया है, रूस के समाजवादी क्रांति से भी लिया गया है, और अमेरिका के अधिकारों का जो है विधेयक भी इसमें शामिल है, ठीक है। देखिए, ये वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था। व्याख्या देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माण हेतु निम्नलिखित देशों के संविधान की सहायता ली गई। यहाँ पर कौन से देश से क्या लिया गया है, दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसे नोट डाउन कीजिएगा। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, परमाधिकार लिया गया है, और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसंधात्मक लिया गया है, जो है ब्रिटेन के साथ। अमेरिका की अगर बात की जाए तो मूल अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहीं से लिया गया है। न्यायपालिका की जो है स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की अगर बात की जाए तो ये भी आपके अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना। अब आते हैं रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, और समाजवादी व्यवस्था भी यहीं से ली गई है। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर आते हैं, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की अगर बात की जाए तो ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई, और आयरलैंड से आ जाता है, या इसमें क्वेश्चन दिया था आयरिश संविधान से लिया गया, ऐसे भी पूछा जाता था। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति जो है भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देती है, ठीक है ना, योगदान नहीं देती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। अब यहाँ से आ जाता है आपका भारतीय संविधान के प्रमुख भाग की बात की जाती है। पहले हम लोग प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं, अब मेन संविधान में हम अब जो है इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रस्तावना से आपके शुरुआत करते हैं। दिया गया आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। तो प्रस्तावना का मूल उद्देश्य की अगर बात की जाए तो वह क्या है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को जो है जो सुरक्षित करना है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाए, ठीक है ना। व्याख्या भी वही बता रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्ग एक को वर्ग दूसरे से मिलाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, तो प्रभुत्व संपन्न की अगर बात की जाए तो दिया गया आपका लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का जो है सर्वोच्च अधिकार है। तो पहले का जो है बी से मिलाएंगे, ठीक है ना। प्रजातांत्रिक का अर्थ क्या है, तो प्रजातांत्रिक की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है आपका लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, ठीक है ना। तो इसका दूसरे से मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे। धर्मनिरपेक्ष की क्या मतलब है, तो नागरिकों को जो है पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह किसी को धर्म को जो है अपना सकते हैं, तो इससे मिला देंगे। और भाईचारा का आप लोग मतलब समझते ही हैं, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना, ठीक है ना, इसका मतलब भाईचारे को तो पहले से मिला देंगे। इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। सी से, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, और तीसरे का चौथे से, चौथे का पहले से, ठीक है ना। यही इसका अर्थ हो जाता है यहाँ पर जो कि दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान अपने नागरिकों की जो है समानता का वचन देता है। तो किस तरह की समानता का वचन देता है, सही जवाब हो जाएगा आपका हैसियत और अवसर की समानता का जो है वचन देता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा यानी हैसियत और अवसर की समानता की बात की गई है।
समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित किया गया है। ठीक है ना, यह अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया आपका निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो संविधान की आत्मा की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। संविधान सभा के विद्वान सदस्य ठाकुर दास भार्गव ने, ध्यान रखिएगा, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो किसने कहा है? जो है भार्गव दास ने किया है। ठीक है ना, प्रस्तावना में संयुक्त जो है प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। हम भारत के लोग जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है ना, अब यहाँ से मौलिक अधिकारों की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन दिया गया है पहला आपका, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A में कहा गया है। शिक्षा का अधिकार के बारे में कहा गया है कि देखते हैं व्याख्या क्या कहा गया है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21A से है। ठीक है ना, यह प्रस्थान जो है प्रावधान 86वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा कौन सा? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम में से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया तथा अनुच्छेद 29 की अगर बात की जाए तो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 में दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए चलाया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। ठीक है ना, यही व्याख्या से क्लियर करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का संचालन मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय करता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है सन 2000 से 2001 में हुई थी। ठीक है ना, यह भारत की संविधान सभा द्वारा अनिवार्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभ शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम है। संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना, जो कि 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों की आयु को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था और इसे किस में रखा गया था? अनुच्छेद 21 को में रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, संस्कृत और शैक्षिक अधिकार जो है अल्पसंख्यकों के हितों का जो है संरक्षण की बात करता है। आपका ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं कौन से क्षेत्र में इसकी बात की गई है। दिया गया है व्याख्या में, संस्कृत और शैक्षिक अधिकार संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। संविधान के 2 अनुच्छेद संस्कृत और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। कौन कौन? अनुच्छेद 29 जो कि अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 30, यह आपका शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। आपका अनुच्छेद 30 में इसका वर्णन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। ठीक है, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, यह आपका नहीं है। ठीक है, देखते हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बुनियादी अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है जो न्यायालय में वाद योग्य है। इनकी व्याख्या संविधान के भाग 3 में जो है जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना, भारत का जो है मैग्ना कार्टा का था और जो है क्या कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है में यह आपका मौलिक अधिकारों की बात की गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और व्याख्या देखते हैं क्या किया गया है। अनुच्छेद 15 शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है? कहा गया है
धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव निषेध है आपके मौलिक अधिकार के भाग जो है अनुच्छेद 15 में किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 19 की बात किया है। इसके अनुसार देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का या बसने की स्वतंत्रता हमें है, ठीक है ना। अनुच्छेद में 19 में कहा गया है। 19 में कहा गया आपका प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन करता है 19 में। इस तरह से सभी स्वतंत्रता जो है 19 अनुच्छेद में किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है, अनुच्छेद 30 में कहा गया है, ठीक है ना। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, सरकार की तरफ से उसे अनुदान भी मिलेगा। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, जो है विकल्प डी है, जो कि इसमें व्याख्या करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। तो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए हम लोग जो है उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा आपका। आपके अगर मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। मौलिक अधिकार के बारे में देख लेते हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति को जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान सभा द्वारा जो है नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार न्याय योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। साधारण या मौलिक प्रक्रिया के अलावा इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। वर्तमान में इसकी संख्या 6 है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटा दिया गया था और इसे 300 क में रखा गया था, और यह एक जो है अब कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो संवैधानिक उपचारों की अगर बात की जाए तो यह भी आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का आता है, ठीक है ना। व्याख्या देखते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने का अधिकार स्वयं को है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकती है। और ये 5 प्रकार के रिट होते हैं। कौन कौन से रिट होते हैं? एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, दूसरा आपका परमादेश होता है, तीसरा आपका अधिकार परीक्षा होता है, चौथा आपका प्रतिषेध होता है, और पांचवा आपका उत्प्रेषण होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता की वर्णन करता है? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14 में विधिक समानता की बात की गई है, जो कि हम लोग व्याख्या में पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए मौलिक अधिकार खत्म करके हम लोग मौलिक कर्तव्य पे आ गए कि मौलिक कर्तव्य से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य देखते हैं। दिया गया आपका मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने कर्तव्य हैं? देखिए क्वेश्चन आपका लोअर जो है एग्जाम में पूछा है, तो आपको लोग सही जवाब हो जाएगा आपका 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। 11 मौलिक कर्तव्य। व्याख्या देखते हैं। मूल कर्तव्य को वर्ष 1976 में सरकार द्वारा गठित, ध्यान देखिए कौन से जो है समिति की सिफारिश में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल रूप से संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, ठीक है ना। पहले 10 थी, लेकिन वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 हो गई, जिसमें प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये आपके मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप लोग पहले देखकर आ चुके हैं। कुल इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, लेकिन जो है अब कितने हो गए? 11 हो गए। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 में 2002 में माफ कीजिएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो है जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 6 से जो है 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा था।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? सही जवाब हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की संतुत के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो वही क्वेश्चन फिर से दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संतुत पर मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है जोड़ा गया था, ठीक है। वही व्याख्या में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना को विकसित करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान को मानना और इसके आदर्शों का कदर करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। और लोक चुनाव में वोट डालना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपका कानूनी अधिकार है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहले बता चुके हैं, बाकी सब कुछ दिया ही गया है। आपका यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात की गई है, जो कि जो है स्वर्ण सिंह समिति की बात करता है, ये भी आप लोग पहले देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया था। तो वही आपका आ गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपका शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के संतुति पर, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब आया था मौलिक कर्तव्य खत्म हो गया। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की यहाँ से बात की जाएगी, ठीक है ना। दिया गया आपका, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय की प्रदान की बात की जाए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में लोगों को जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है, ठीक है। देखते हैं व्याख्या, संविधान में भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देशिका एवं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो है प्रदान किया गया है। उद्देशिका में सामाजिक आर्थिक, देखिएगा, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की जो है चर्चा मिलती है। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की सुनिश्चित कर आय स्थित सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करने, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों को कल्याण की जो है बढ़ावा देने का प्रसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है? सही जवाब हो जाएगा आपको महिलाओं को शिक्षित करना। अगर महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो आर्थिक रूप से और सशक्त बनेंगी और सामाजिक रूप से भी सशक्त करेंगे, यानी समाज में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, ठीक है ना। व्याख्या में वही क्लियर किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में है? तो ये भी आपके राज्यों का जो है, माफ कीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और कौन से अनुच्छेद में किया गया है, यहाँ से देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में, ठीक है ना। कहाँ किया गया? अनुच्छेद 51 में जो बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया, ठीक है ना। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य नीति निर्देशक तत्व गांधी दर्शन से संबंधित है, ठीक है ना। इसे गांधीवादी जो है कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल जो है कोड का प्रावधान है। तो जो है सामान्य सिविल कोड की अगर बात की जाए तो ये आपके एक ही राज्य में है। ये आप कौन सा राज्य? गोवा में है, ठीक है ना। गोवा में किया गया है। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर कानून होता है, ठीक है ना, जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। भारत के एकमात्र राज्य गोवा में समान सिविल कोड यानी कॉमन सिविल कोड जो है का प्रावधान है। विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसा कानून लागू है, ठीक है। यहाँ से आपका नीति निर्देशक तत्व भी समाप्त होता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और
लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसको जो है वोट डालने का अधिकार है होता है, यानी निर्णायक वोट कौन डालता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर जो है निर्णायक वोट डालता है। ठीक है, व्याख्या लिखते हैं, लोकसभा में मतदान करते समय मत बराबर होने की स्थिति में स्पीकर यानी अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 100 के तहत होता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 100 में इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर आयोग संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है ना, देखिए संयुक्त अधिवेशन अगर बुलाने की बात की जाए तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। बाकी डॉक्टर वी गिरी भी कार्यवाहक रह चुके हैं, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भी रह चुके हैं, और बी जस्टिस जो है ये भी आपके कार्यवाहक रह चुके हैं। देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक था। अन्य कार्यवाहक राष्ट्रपति निम्न है, कौन कौन है? एक आपके वी गिरी हैं, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 जो है अगस्त 1974 तक रहा है। आगे देखते हैं, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह की अगर बात की जाए तो यह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। और बी जत्ती की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद जो है 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो त्यागपत्र देने की बात की जाए तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। यहीं अगर उपराष्ट्रपति को देना रहता है तो वह आपका जो है राष्ट्रपति को देता है। देखते हैं, यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व जो है अपने पद को त्याग करना चाहता है तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले उसकी सूचना किसे देता है? तो आपका जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ दिया था? तो यह दिए थे आपके ऑप्शन नंबर सी, संसद से दिए थे। ठीक है ना, संविधान सभा से। ठीक है ना, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नियत से वादा यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण था जो संविधान सभा में 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को दिया गया था। इस भाषण को 20वीं सदी के महानतर भाषणों में से एक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शर्त किसके पास है? यानी अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषणा करता है, घोषित करता है? सही जवाब हो जाएगा यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति को यानी भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी से हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका उल्लेख संविधान के 5वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं के नाम परिवर्तन करता है। यानी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चन पूरा हो जाते हैं।
अगले लेक्चर में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप लोग से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।